गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमाणु की संरचना के चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, me है जो यहाँ पे दिखाया गया है, तथा इसका आवेश माइनस ई है। तो नाभिक पर धन आवेश का परिमाण जो होगा वो प्लस ई होगा, यानी प्लस ई नाभिक पे एक प्रोटॉन का आवेश और माइनस ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लिया कि यह इलेक्ट्रॉन v वेग से त्रिज्या r की कक्षा में घूम रहा है। यहाँ पे इसको दिखाया गया v वेग। इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थित वैद्युत या कूलाम आकर्षण बल प्रदान करेगा। तो यह जो आकर्षण बल कूलाम के नियम से क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि Q1 और Q2 दोनों E और E के बराबर हैं, तो यह जो वैद्युत बल होगा यह अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, यानी mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम यहाँ पे देखिए r से r एक कट जाएगा, mv² बराबर e² अपॉन 4πε0 r। यह समीकरण नंबर 2.3 मान लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से टिक है उसको आप नोट करते जाएंगे कॉपी में। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिससे कि उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, अर्थात mvr जो है वह nh/2π के इक्वल है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ n एक पूर्णांक है और n हम 1 2 3 अप टू ऐसे ले सकते हैं, जिसे कक्षा की संख्या कहते हैं। अब 2.4 को वर्ग करके समीकरण 2.3 से भाग देने पर यहाँ पे देखिए, यानी mvr को हम वर्ग कर दें तो m² v² r² हो जाएगा इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² हो जाएगा। और इसको हम mv² इससे भाग देंगे जब 2.3 से, तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा r बराबर ε0 n² h² अपॉन πme² मिलेगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2.5। इस प्रकार जो कक्षाएं संभव है उसकी त्रिज्या r की त्रिज्या n² के समानुपाती है, ठीक है। तो इसमें जो है, क्योंकि समीकरण 2.5 बाकी क्या है इसमें देखिए n के अलावा बाकी सब नियतांक है, ε0 नियतांक है, h नियतांक है, पाई नियतांक है, me और ये पाई नियतांक है, m यानी द्रव्यमान नियतांक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये भी नियतांक है। अतः क्रमागत कक्षाओं की त्रिज्याएं पूर्णांक 1 2 3 के वर्ग के समानुपाती होगा। इन्हीं पूर्णांकों को संगत कक्षाओं की क्वांटम संख्या कहा जाता है। यहाँ तक आप नोट करेंगे। अब जब हम इस पे सारी n बराबर 1 पहली कक्षा के लिए जब हम सभी नियतांकों का मान रखते हैं तो हमें पहली कक्षा की त्रिज्या 5 × 10⁻11 मीटर या 0.5 एंगस्ट्रॉम मिलती है, जिसे बोहर त्रिज्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। आप इसको नोट कर लेंगे कि बोहर रेडियस क्या होता है। तो ये 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.53 कहीं कहीं लिखा जाता है, या 5 × 10⁻11 मीटर होगा। अब कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो हम पहले गतिज ऊर्जा लिखेंगे ½ mv², और स्थित mv² का मान जब रख देंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/4πε0 e² अपॉन r। ये समीकरण 2.3 से लिया गया है, आप इसको PDF में देख लेंगे। जब दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर नियत हों तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2/r होती है। हाइड्रोजन परमाणु की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जब हम रखेंगे प्लस ई और माइनस ई, तो यह मिलेगा हमें -1/4πε0 e² अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -e² अपॉन 8πε0 r। अब यहाँ पे r का मान हम रखेंगे समीकरण 2.5 से। तो 2.5 आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण 2.5, यहाँ से r का मान हम जब वहाँ पे रखेंगे तो हमें यह ऊर्जा के टर्म में मिलेगा E = -me⁴ 8ε0² n² h²। आप इसको याद करने में कठिनाई होगी तो आप इसको
इसको बार बार डेरिवेशन करेंगे तो यह याद हो जाएगा, नहीं भी याद होता तो डेरिवेशन के टर्म से आप ये निकाल सकते हैं, तो यह कुल ऊर्जा होगी। अब इस सूत्र से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, जिसे कक्षीय ऊर्जा कहते हैं, प्राप्त होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन nवें क्वांटम में कक्षा में घूम रहा होगा। तो इस सूत्र में n के अतिरिक्त सभी राशियां नियत हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें n के अतिरिक्त सभी राशियां नियत हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक निश्चित राशि मिलेगी अपॉन एन स्क्वायर। इसको -13.6 अपॉन एन स्क्वायर करके हम इसको निकालेंगे। अब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो इसको आप देखिए कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थित होने पर परमाणु की ऊर्जा अधिक और अंदर वाली कक्षाओं के ऊर्जा संगत ऊर्जा कम होती है। यानी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कंपैरिजन में जो अंदर वाली जो कक्षाएं होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले किसी कक्षा में जाता है तब दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर ही ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है, और यह ऊर्जा जो है h न्यू के बराबर होती है। यही बोर ने बताया था। तो यहाँ यदि n1 क्वांटम संख्या की अस्थायी अवस्था में परमाणु की ऊर्जा E1 तथा n2 क्वांटम संख्या वाले अस्थायी अवस्था में ऊर्जा E2 है, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू एच न्यू, जहाँ n1 जो है वह बाहरी कक्षा है और n2 भीतर वाली कक्षा है। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच न्यू। इस जो कंडीशन को हम बोर आवृत्ति प्रतिबंध कहा जाता है। अब E1 को अगर हम रखें -m e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर, और E2 जो होगा, इन दोनों में देखिए कोई अंतर नहीं है, सिर्फ n1 स्क्वायर इसमें आ जाएगा, इसमें n2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे। अब समीकरण 2.10 से हम दोनों E1 E2 का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा -m e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, और इसमें कॉमन ये हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह h न्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से हम न्यू का मान निकालेंगे h से, h नीचे आ जाएगा, h³ हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू -m e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन के n1 कक्षा से n2 कक्षा में जाने पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के कारण प्राप्त होती है। यानी जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उस लाइन की यह आवृत्ति होगी। अब इसमें इसको लैम्डा के टर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है। तो न्यू की जगह जब हम सी अपॉन लैम्डा रखेंगे तो हमें यह मिलेगा, जबकि सी जो है यह नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सी यहाँ से उठ के यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा m e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH³ 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे 1/λ या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को हम तरंग संख्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। यानी तरंग संख्या अगर पूछा जाता तो 1/λ हम निकालेंगे। ठीक है। तो अर्थात प्रति मीटर तरंगों की संख्या कहते हैं। इसको हम निम्नलिखित रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, जहाँ RH हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और इसका हम लोग मान निकालेंगे तो यह RH का मान मिलेगा 1.097 इंटू 10⁷ प्रति मीटर। ठीक है। तो इससे बोर के सिद्धांत के सही होने की पुष्टि हो जाती है, जो प्रायोगिक मान के बराबर हमें प्राप्त होता है। अब समीकरण 2.13 से इस समीकरण को ध्यान से देखिए। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर को, इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली सभी श्रेणियों की व्याख्या हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षाओं से अन्य कक्षाओं में आता है, यानी n1 बराबर 2 तो n2 बराबर 3, 4, 5, तो बामर श्रेणी की रेखाएं मिलती हैं जिनकी तरंग संख्या 2.13 के निम्नलिखित रूप से प्राप्त की जाती है। यानी 1/λ इज इक्वल टू RH 1/2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यानी n2 हो जाएगा 3, 4, 5। ठीक है। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अन्य श्रेणियों की भी व्याख्या हो जाती है। यानी n1 हमारा अगर पहला 1 रखेंगे और n2 2, 3, 4 होगा तो हमें जो श्रेणी मिलेगी वह लाइमन श्रेणी कहलाएगी। अगर n1 को हम 2 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये मान बदल रहा है, यहाँ पे ये n1,
और यहाँ पे N2 हमारा N1 हम रखेंगे 1 2 3 4, और उसी के हिसाब से N2 अगर 1 रखते हैं तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 4 5 हो जाता है, यानी उसके ऊपर की कक्षाएं हम लेंगे। अगर N1 3 है तो N2 हो जाएगा 4 5 6, उसके ऊपर की कक्षाएं। तो हमें पाश्चन श्रेणी की लाइंस मिलती हैं। अगर N1 4 है तो 5 6 7 ये ब्रैकेट श्रेणी की मिलेंगी। N1 अगर 5 है तो बाकी इसके आगे N2 6 7 8 होगा, तो इसको फुंड सीरीज कहते हैं। और इसके आगे भी एक है जो अगर N1 6 रखते हैं और N2 7 8 9 होगा तो इसको हम्फ्रीज श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गणना द्वारा प्राप्त तरंग संख्या के मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त मानों के बिल्कुल अनुकूल मिलते हैं, जिससे बोर के सिद्धांत की सत्यता सिद्ध होती है। आप यहाँ पे इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखेंगे जिससे कि हमें दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 2 से 1 यानी N1 ये 1 हो गया, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है 2 से 1 में हो रहा है, फिर 3 से यहाँ से 1 में हो रहा है, 4 से 1 में हो रहा है। तो हमें जो भी लाइन मिलेंगी ये लाइमन सीरीज़ की लाइन मिलेंगी। फिर बामर में आप यहाँ देख सकते हैं कि यह 2 है, यानी N1 2 है, और N2 जो हो जाएगा वह 2 3 4 5 इस तरह से हम ले सकते हैं। इसी प्रकार पाश्चन सीरीज़ में यह हमारा N1 3 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3। तो पाश्चन में यह 3 से 3 रखेंगे N1, और जो N2 होगा वो 4 5 6 7 ऐसे लेंगे। ऐसे ब्रैकेट फुंड ये सीरीज़ की लाइनें हमें मिलेंगी। तो इसको आप समझ लेंगे, और यहाँ पे भी एक चित्र दिया हुआ है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा चित्र है। आप इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो इस तरह से अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको भी आप ध्यान से समझेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।